हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास के अंदर हम एसेंट ऑफ शेप पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कुछ उसके एक्सपेरिमेंट्स जिनसे ये डिसाइड होता था, ये कंक्लूज़न निकलता था कि जो रिस्पॉन्सिबल है एसेंट ऑफ शेप के लिए वो टिश्यू जाइलम है। एंड सेकंड हमने कुछ थ्योरीज पढ़ी थी, जिसमें वाइचल फोर्सेस थ्योरी, जिनके अंदर हमने 3 कॉन्सेप्ट पढ़े थे। एक था गॉडलेस्की का, इनमें उन्होंने कहा था कि स्ट्रेट लाइक पाथ में वेसल्स का और पैरेन्काइमेटस सेल्स का अरेंजमेंट होता है और ये ऑस्मोटिक प्रेशर पे डिपेंडेंट होता है। सेकंड था बॉस का, जिसमें इन्होंने कहा था कि जो कॉर्टेक्स सेल्स होती हैं उनके अंदर पल्सेशन होता है और उस पल्सेशन का रिजल्ट है एसेंट ऑफ शेप। एक जो वेस्टमेयर था का जो कॉन्सेप्ट था, उन्होंने ये कहा था कि जितना भी एसेंट ऑफ शेप है ये सारा ही लिविंग सेल्स यानी कि पैरेन्काइमेटस सेल्स के थ्रू होता है। जो नॉन लिविंग सेल्स हैं जैसे कि वेसल्स एंड ट्रैकेट्स, ये ओनली स्टोरेज का काम करती हैं। तो 3 कॉन्सेप्ट थे, जिनमें से वेस्टमेयर का कॉन्सेप्ट इसलिए डिक्लाइन किया गया था, इसलिए मना किया गया क्योंकि कोई भी लिविंग सेल इस एसेंट ऑफ शेप में पार्ट नहीं लेती है। ये स्ट्रासबर्गर ने पिक्रिक एसिड में प्लांट को रख के लिविंग सेल्स को डेड करने के बाद भी एसेंट ऑफ शेप होता है, ये बताया। और जो वेस्टमेयर का एक्सपेरिमेंट था, इसे रिजेक्ट कर दिया गया। सेकंड था गॉडलेस्की का, जिसमें उन्होंने कहा था स्टेट लाइक अरेंजमेंट होता है, इसे भी डिक्लाइन किया गया, इसे भी रिजेक्ट किया गया क्योंकि कहीं भी नहीं लिखा है या कहीं भी आपको नहीं मिलेगा कि पैरेन्काइमेटस सेल्स एंड वेसल्स का स्टेयर लाइक अरेंजमेंट होता है। और सेकेंड पॉइंट, पैरेन्काइमेटस सेल्स भी लिविंग सेल्स हैं, तो ये चीज़ स्ट्रासबर्गर ने पहले ही मना कर दी थी। जो थर्ड था बॉस का कि पल्सेशन के थ्रू होता है, तो उसमें 3 रिजेक्शन थे। फर्स्ट रिजेक्शन ये था, मतलब 3 ऑब्जेक्शन थे उनके रिजेक्ट करने की। फर्स्ट ये था कि ये पैरेन्काइमेटस सेल्स, कॉर्टेक्स की सेल भी पैरेन्काइमेटस है जो कि लिविंग सेल्स हैं। सेकेंड ये था कि पल्सेशन अगर इस स्पीड से होता, क्योंकि जो स्पीड होती है पल्सेशन की वो बहुत ही लो होती है, बहुत ही स्लो होती है। अगर इस स्पीड से एसेंट ऑफ शेप होगा तो ये पानी तो कभी भी टॉप तक पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि उनसे 100 टाइम फास्टर होता है एसेंट ऑफ शेप। जो थर्ड थी वो ये था कि अगर इस तरह से पल्सेशन के थ्रू हो तो सेल्स में कहीं भी इस तरह का पल्सेशन या मतलब उनको श्रिंकिंग या स्वेलन कंडीशन वेसल्स में नहीं नोट की गई है, या कॉर्टेक्स की सेल्स के अंदर ऐसा नहीं देखा गया है। तो इस तरह से कुछ ऑब्जेक्शन थे। अब आज में पढ़ना है रूट प्रेशर थ्योरी एंड ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, जिसमें फिजिकल फोर्स थ्योरी के अंदर आती है। तो हमारी जो मेन थ्योरी है वो ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी है, जिसे कोहेशन एडिशन थ्योरी भी कहते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा वैल्यू दी गई है और ये ही सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त है, यानी कि इसे ही आज के टाइम पे कहा जाता है कि एसेंट ऑफ शेप इसी के थ्रू होता है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रूट प्रेशर थ्योरी। रूट प्रेशर थ्योरी में आपको कुछ पॉइंट्स हैं, उन्हें एक बार के लिए ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रूट प्रेशर का मतलब क्या होता है? प्रेशर का मतलब कोई भी टाइप का फोर्स या दाब, जिसे आप हिंदी में कहते हैं। रूट प्रेशर क्या होता है? जब सेल्स प्लांट की, यानी कि जो प्लांट है वो एब्जॉर्प्शन करता है वाटर का रूट के थ्रू, तो उनके अंदर एक प्रेशर जनरेट होता है। और ये एब्जॉर्प्शन किस टाइप का होता है? तो ये एब्जॉर्प्शन एक्टिव टाइप का होता है, कि जब प्लांट एक्टिव एब्जॉर्प्शन करता है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है? यानी कि जिसे आप हिंदी में कहते हैं सक्रिय। तो जब एक्टिव एब्जॉर्प्शन के अंदर या तो सेल्स या तो प्लांट की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उनके थ्रू से एनर्जी मिले, मतलब एक्टिव में उसे एनर्जी की ज़रूरत होगी। जैसा कि हम बात करते हैं कि एक्टिव मतलब एनर्जी, तो उसको एनर्जी के लिए या तो वो प्लांट की मेटाबॉलिक जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनसे एनर्जी ले, या फिर जिसमें हम कह सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है लो टू, जो सॉल्यूट होता है, जो सॉइल्स होती हैं, सॉइल के आसपास उनका ऑस्मोटिक प्रेशर लो होता है, लेकिन रूट हेयर्स का ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होता है। और उनसे भी ज़्यादा जाइलम की जो सेल्स हैं उनका ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत हाई होता है। तो इस वजह से ये ऑस्मोटिक प्रेशर हाई की तरफ मूवमेंट करता है वाटर, कि जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होता है उस तरफ वाटर मूव करते करते पहुंचता है।
तो ये जो था एक्टिव एब्जॉर्प्शन, सिंपल सी चीज़ मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि सबसे पहले आपको ये पता चले कि एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है। तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन के अंदर दो पार्ट पड़ते हैं। एक पढ़ते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर कि हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ वाटर मूव करता है, जिसमें सबसे ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होता है वेसल्स का। इसलिए वाटर सॉइल से रूट हेयर और रूट हेयर से धीरे धीरे जाइलम तक पहुंचता है, और वहाँ पर क्योंकि उनके अंदर वो डेड सेल्स हैं और उनके अंदर श्रिंकिंग नहीं पाई जाती। श्रिंकिंग का मतलब वो अपना इलास्टिक नहीं होती हैं कि वो एज इट इज़ रहती हैं, उनके अंदर आपको किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं मिलेगा। तो इस वजह से उनके अंदर एक वैक्यूम जैसा जनरेट होता है, इसलिए उनका ऑस्मोटिक प्रेशर, आप ऐसा मान लीजिए वेसल्स का ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। एक ये था, और दूसरा पॉइंट ये था कि उनको एनर्जी चाहिए एक्टिव एब्जॉर्प्शन के लिए। सो रूट प्रेशर, जब प्लांट एक्टिवली वाटर को एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, तो रूट हेयर्स के अंदर एक प्रेशर जनरेट होता है। ये प्रेशर होता है हाइड्रोस्टिक प्रेशर, यानी कि जल के द्वारा लगाया गया दाब। तो ये जो हाइड्रोटिक प्रेशर होता है इसे ही रूट प्रेशर कहते हैं। ये जो रूट प्रेशर वर्ड है ये स्टीफन हेल्स ने दिया था, लेकिन रूट प्रेशर थ्योरी प्रिस्टले ने दी थी। सो प्रिस्टले ने क्या कहा, हमने रूट प्रेशर की बात कर ली, अब रूट प्रेशर थ्योरी की बात करते हैं। तो आपको पता चल गया रूट प्रेशर क्या है, कि जो रूट हेयर है उनके अंदर जब वो वाटर अब्जॉर्ब करती हैं, एक्टिव अब्जॉर्प्शन करती हैं वाटर को, मैं बार बार कह रही हूँ एक्टिव अब्जॉर्प्शन करती हैं, तो उनके अंदर एक हाइड्रोस्टिक प्रेशर जनरेट होता है। हाइड्रोस्टिक का मतलब जल स्थितिक दाब, ठीक है। वो प्रेशर जनरेट होता है, वो प्रेशर एक्चुअली डिपेंड होता है ऑस्मोटिक प्रेशर पे, ठीक है। तो ये जो प्रेशर है इसे आप कहते हैं रूट प्रेशर। ये स्टीफन हेल्स ने दिया और प्रिस्टले ने थ्योरी दी। तो स्टार्ट करते हैं कि प्रिस्टले ने क्या कहा। जो प्रिस्टले थे इन्होंने कहा कि अगर आप किसी प्लांट को उसके बेस से काट दें, मतलब बेस जहाँ से रूट को तो रहने दो, उसके ऊपर जस्ट थोड़ा सा जो स्टेम है उसे कट कर दो, तो आप देखते हैं कि बहुत टाइम तक उस कटे हुए पार्ट से, उसका बिल्कुल ही पार्ट को कट करके हटा दो, तो उस कटे हुए पार्ट से बहुत देर तक एक वाटर लाइक या एक फ्लड लाइक सब्सटेंस रिलीज होता रहता है। इस फ्लड लाइक सब्सटेंस को उन्होंने कहा कि ये वाटर है जो कि रूट क्या करती हैं, क्योंकि वो एक्टिव रहती हैं कुछ टाइम तक, तो वो वाटर को अब्जॉर्ब कर रही होती हैं सॉइल से, और वो वाटर क्योंकि उसका काम क्या है, अपवर्ड मूवमेंट करना। अब उसको तो नहीं पता ना कि अब उसके पास टॉप पोर्शन नहीं है, उसका स्टेम कट चुका है, तो वो अपना अपवर्ड मूवमेंट करता है वाटर, और इस वजह से वो उस कटे हुए पार्ट से बाहर की तरफ गिरने लगता है। तो ये उन्होंने कहा कि ये जो ऊपर की तरफ मूवमेंट है वाटर का, ये रूट में जो प्रेशर जनरेट हुआ एक्टिव एब्जॉर्प्शन के थ्रू, इसलिए हुआ, मतलब इसलिए अपवर्ड मूवमेंट होता है। इसे उन्होंने समझाने के लिए क्या करा कि एक प्लांट लिया, उसको कट कर दिया। देखिए यहाँ पे ये एक प्लांट लिया इन्होंने, इसका जो ऊपर का पोर्शन था, जो एरियल पार्ट था, उसे कट कर दिया, और कट करने के बाद इसे एक ट्यूब से कनेक्ट किया। ये रबर ट्यूब लगाकर इसे एक जो ग्लास ट्यूब है इससे कनेक्ट किया, और इस ग्लास ट्यूब को मैनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। मैनोमीटर में पारा भरा होता है मरकरी, ठीक है। अब इन्होंने इस तरह का सेटअप तैयार किया। अब जब सेटअप तैयार करा तब इन्होंने देखा कि इसके अंदर धीरे धीरे करके ये ट्यूब बढ़ती है, मतलब कैसे फिल हो रही है, क्योंकि इनके अंदर ये वाटर एब्जॉर्ब कर रही है रूट सॉइल से, और ये वाटर इसके अंदर पंप किया जा रहा है क्योंकि इनके अंदर अपवर्ड मूवमेंट होता है, और धीरे धीरे ये वाटर अपवर्ड मूवमेंट करते करते इसका जो ये मैनोमीटर में जो ये मर्करी फिल है, ये रीडिंग जो लो होती है वो अपर की तरफ शिफ्ट होने लगती है, ठीक है। तो कहने का मतलब उनका ये था कि ये देखिए यहाँ पर जो मर्करी की जो रीडिंग यहाँ थी, जो मैनोमीटर में जो रीडिंग लो पे थी, वो हाई की तरफ मूव हुई, और ये हाई रीडिंग के लिए ये जो वाटर है जो कि अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है ये रिस्पॉन्सिबल है। और ये वाटर अपवर्ड मूवमेंट इसलिए कर रहा है क्योंकि रूट के अंदर क्या लग रहा है, प्रेशर हो, रूट प्रेशराइज कर रही है इस वाटर को अपवर्ड मूवमेंट के लिए। सो इन्होंने इस चीज़ को समझाने के लिए ये एक पूरा सेटअप तैयार करा और अपना कॉन्सेप्ट दिया कि इसके पीछे रूट प्रेशर है। लेकिन अब ऑब्जेक्शन ये आते हैं कि फर्स्ट थिंग कि रूट प्रेशर के लिए, अगर रूट प्रेशर जनरेट करना है किसी भी प्लांट में, तो उस समय के लिए फर्स्ट चीज़ या तो रूट प्रेशर क्या होना चाहिए, एक्टिव एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। एक्टिव एब्जॉर्प्शन वाटर का होगा तभी रूट प्रेशर जनरेट होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया रूट प्रेशर जब एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है तब होता है। लेकिन अगर एक्टिव एब्जॉर्प्शन होगा रूट का मतलब वाटर का, तो या तो वो नाइट में होता है या वो मॉर्निंग में होता है, ठीक है।
दो रूट प्रेशर जनरेट होने के लिए भी दो हैं कि एक्टिव एब्जॉर्प्शन या तो नाइट में होता है या मॉर्निंग में होता है। और सेकेंड थिंग कि उस समय ट्रांसपिरेशन, जिसे आप कहते हैं वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, वो वाष्पोत्सर्जन जो लीव्स के थ्रू होता है, स्टोमेटा से रिलीज होता है वाटर, वो बहुत ही कम होना चाहिए, न के बराबर होना चाहिए, तब रूट प्रेशर जनरेट होता है। तो ये जो तीन कंडीशन है, ये तीनों ही कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, क्योंकि एसेंट ऑफ सेप यानी कि पानी हमेशा ही कंटिन्यूअसली, चाहे दिन हो, रात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, हमेशा ऊपर चढ़ता रहता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता रहता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि दिन में चढ़ रहा है, रात में चढ़ रहा है, ऐसा कोई उनमें सिस्टम नहीं होता है, वो कंटिन्यूस एसेंट ऑफ सेप होता है। सो इन तीन जो ऑब्जेक्शन थे, इनकी वजह से इसको नहीं माना गया। और एक पॉइंट ये भी था कि अगर इस रेट से पानी ऊपर चढ़ेगा तो ये एटलीस्ट जो रूट प्रेशर की जो वैल्यू है वो 2 ATM होती है, यानी 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये तो छोटे छोटे जो प्लांट हैं उन्हीं तक पहुंचा पाएगा वाटर। और जो हाई, मतलब जिनकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, जो जिनकी हाइट ज़्यादा है, उन तक पहुंचाने के लिए ये 2 ATM प्रेशर सफिशेंट नहीं है। सो इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। अब नेक्स्ट थ्योरी आई फिजिकल फोर्सेस थ्योरी। फिजिकल फोर्सेस थ्योरी में हम 3 थ्योरीज पढ़ते हैं। फर्स्ट है कैपिलरी फोर्स थ्योरी। कैपिलरी का मतलब, जैसा कि आपने प्रैक्टिकल लैब में केमिस्ट्री में, मोस्ट ऑफ केमिस्ट्री में देखा होगा कि एक पतली सी निडल लाइक ट्यूब होती है, जिसके ऊपर से भी ऐसे ओपन सरफेस होती है और नीचे से भी ओपन सरफेस होती है, जिसे आप कैपिलरी कहते हैं, केशिका नली हिंदी में। ये कैपिलरी किस, मतलब इसका जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है, वो क्या है, किस पे काम करती है ये। इस कैपिलरी ट्यूब में क्या होता है, इसका एरिया बहुत कम होता है, एकदम निडल जितनी होती है ये, और इसका अपर सरफेस भी ओपन होता है, लोअर सरफेस भी ओपन होता है, ठीक है। अब ये इस मोटिव पे काम करते हैं, मतलब इसका प्रिंसिपल ये होता है कि जितनी सेल्स हैं, मतलब जितने मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में, सेम मॉलिक्यूल की बात करें, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स लगता है कि कैपिलरी के बीच में, कैपिलरी में इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स लगता है। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब सेम मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला। तो जहाँ पर हम वाटर की बात कर रहे हैं, तो जब आप उस कैपिलरी को वाटर में डिप करते हैं या किसी भी सॉल्यूशन में डिप करते हैं, तो उनके अंदर एक इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, जिसे आप कोहेसिव फोर्स कहते हैं, सेम मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स, एक तरह से ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो सेम मॉलिक्यूल के बीच में लगता है और उनको अट्रैक्ट करता है। इस वजह से आप कहीं भी वाटर की ड्रॉप रखते हैं और उसके आसपास 2-3 ड्रॉप और रख दें तो वो आपस में चिपक जाते हैं और एक बड़ी ड्रॉप बन जाती है। इसी तरह से कैपिलरी में भी कोहेसिव फोर्स काम करता है एक तरह से, और ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स और उसके सरफेस के बीच में फोर्स लग के, ये सरफेस टेंशन के बेसिस पे काम करते हुए ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है। तो अगर आप सिंपल सा कहें तो कैपिलरी 3 चीज़ों पे काम करती है। एक तो सरफेस टेंशन, जिसमें कि एक उसका कोहेसिव फोर्स है, यानी कि सेम मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स, और एक उसकी जो सरफेस होती है कैपिलरी की, उनके बीच में फोर्स लगता है। इस वजह से वो जो वाटर की ड्रॉपलेट हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हुई और इस तरह से ऊपर की तरफ खींचती हैं उसमें, बिना किसी फोर्स के। अब ये तो होता है कैपिलरी का, लेकिन जब हम प्लांट की बात करें तो कहा गया कि प्लांट में भी जो जाइलम वेसल्स हैं, ये जाइलम की वेसल्स एज अ कैपिलरी वर्क करती हैं, कि इनके अंदर भी, क्योंकि इनके अंदर कोई भी इलास्टिसिटी तो होती नहीं, इनकी साइज चेंज होती नहीं, ये भी एक तरह से सॉलिड सरफेस है और इनके अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स लगता है, यानी कि कैपिलरी के जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है, उस पर ये काम करती हैं। इस वजह से वाटर ऊपर की साइड मूवमेंट करता है और कितना भी टॉप हो प्लांट वहाँ तक पहुँच सकता है। ये कहना था कैपिलरी फोर्स थ्योरी देने के ऊपर। लेकिन इसमें ऑब्जेक्शन ये आया कि अगर इस तरह से वाटर ऊपर चढ़ता या एसेंट ऑफ सेप इस तरह से होता, तो इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है कि कैपिलरी फोर्स के लिए फर्स्ट चीज़ रिक्वायर ये होती है कि जो सरफेस है वो अपर साइड की ओपन होनी चाहिए। जैसे कि आप कैपिलरी को देखते हैं, जैसा मैंने उसमें आपको पहले यही डिनोट किया कि उसका अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस दोनों साइड ओपन होती हैं, लेकिन यहाँ पर जाइलम्स ओपन नहीं होती हैं। जाइलम्स एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं और ये ऊपर तक आपको कहीं भी ओपन नहीं मिलेंगी, तो ये फोर्स काम नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट कि जाइलम की जो सेल्स, कि इनकी जो सेल्स यानी कि जो इनकी जो इनर लेयर है, उस पर जाइलम की वेसल्स की इनर लेयर के ऊपर अंदर की तरफ कोई ना कोई टाइप का स्ट्रक्चर मिलता है, या जिसे आप कह सकते हैं कि कोई ना कोई टाइप का पिट्स कहते हैं। तो उस वजह से वहाँ की जो सरफेस है
वो बिल्कुल स्मूथ नहीं होती और वो एक टाइप का सरफेस एरिया प्रोवाइड नहीं कर रही है। उनका सरफेस एरिया जो वेसल का जो डायमीटर है वो सब चेंज होता है, और कैपिलरी के अंदर सरफेस एरिया और जो डायमीटर है वो सेम रहना चाहिए, लेकिन वेसल्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। तो सेकंड ऑब्जेक्शन इसका ये था। थर्ड ऑब्जेक्शन इसका ये था कि जाइलम की वेसल्स डायरेक्ट वाटर के कांटेक्ट में नहीं होती हैं, लेकिन कैपिलरी डायरेक्ट वाटर के कांटेक्ट में हो तभी वो ये वाटर को अपर साइड में मूव कर पाती है, यानी कि उसको ऊपर की तरफ धकेल पाती है। फोर्थ इसके लिए ऑब्जेक्शन ये था कि जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, चलिए एंजियोस्पर्म्स में तो आपने वेसल्स के थ्रू कह दिया, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स भी तो हैं जिनके अंदर वाटर ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है, और जो छोटे छोटे प्लांट हैं उनके अंदर भी तो वाटर जा रहा है। तो उनके अंदर वाटर जाने के लिए ऊपर की एसेंट ऑफ शेप के लिए वेसल्स ही नहीं है, तो ये कैसे हो रहा है। तो इन सब वजह से इस थ्योरी को रिजेक्ट किया गया। और इसका एक पॉइंट ये भी था कि ये जो फोर्स बनेगा कैपिलरी फोर्स, ये बहुत ही लो है। जैसे कि एटमॉस्फेरिक जो रूट प्रेशर थ्योरी में 2 atm था, वैसे ही इनका कोई 1.5 ऐसे करके atm कुछ प्रेशर या कुछ फोर्स जनरेट होगा, जो कि बहुत ही कम है। मतलब ये कुछ हाइट तक, कि वहाँ पर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था तो वो कुछ छोटे छोटे कि 20 मीटर हाइट तक के प्लांट को दे पाता था। यहाँ पे 1.5 मीटर हाइट की, यानी कि जो छोटे छोटे प्लांट हैं उन तक ही कैपिलरी फोर्स के थ्रू आप वाटर को पहुँचा सकते हैं। सो इसको भी रिजेक्ट किया गया। तो आपको यहाँ पे 4 पॉइंट ध्यान रखने हैं। कैपिलरी फोर्स किस पे काम करती है? फर्स्ट पॉइंट, कैपिलरी फोर्स थ्योरी काम करती है फर्स्ट कि सरफेस टेंशन, उनके बीच इंट्रामोलिकुलर फोर्स जिसे कोहेसिव फोर्स कहते हैं, कैपिलरी के सरफेस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स, एंड जो कैपिलरी है वो कुछ मीटर तक ही वाटर को पहुंचा सकती है। और इसके ऑब्जेक्शन में ये सब थे कि एक तो वाटर कनेक्ट होना चाहिए डायरेक्ट मतलब कैपिलरी से, दूसरा जिम्नोस्पर्म्स के अंदर वेसल्स ही नहीं है, थर्ड पॉइंट कि जाइलम की जो वेसल्स हैं उनकी जो इंटर सरफेस है वो एक इक्वल सरफेस एरिया नहीं प्रोवाइड कर रही, उसकी जो लेंथ अंदर साइड से जो डायमीटर है वो वेरी करता है। सो ये सब आपको याद रखना है।